हेलो हेलो वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। स्वागत है नए वीडियो में। सीटेट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2, ठीक है, जिसमें एसएसटी का सेक्शन है जो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हम लोग चीज़ें देख चुके हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो सेक्शन हम लोग देख के आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नए तरीके से, नए सिरे से हम लोग चीज़ें चालू करेंगे, ठीक है। बढ़िया वीडियो क्वालिटी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ यार, देखो कोई और एक्स्ट्रा तो रहता नहीं है, अकेले हैं स्टूडियो में, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा रहेगा। आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो हमको खुशी और होती रहेगी, और ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दोगे तो कभी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये जो है लेक्चर, बहुत ढेर सारे लेक्चर ले चुका हूँ, 16 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 18वां लेक्चर है हिस्ट्री के ऊपर में। अगर आपको वाकई में हिस्ट्री का सिस्टम देखना है और वो करना है ना, तो आप हिस्ट्री का पूरा सिस्टम अगर देखना चालू, वो समझना चाहते हो, एंशिएंट का मैंने क्लास लिया, मेडिवल का क्लास लिया, मॉडर्न का अब ले रहा हूँ ये धीरे धीरे, 1857 के बाद का रिवॉल्ट का मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप देखोगे तो आपका पूरी तरीके से इतिहास का रिवीजन हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना तो आपका उसमें फायदा हो जाएगा, मतलब कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो, ठीक है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं, जस्ट अ मिनट ना। चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है। क्या सवाल क्या है कि देखो, पहले 1857 की क्रांति का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। 1857 की क्रांति का मामला क्या था कि जैसे मतलब कई लोग ये कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये जो है आज़ादी की लड़ाई थी, और इसको जो है 1947 की जो लड़ाई है या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, या 1857 के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्षता में जो मूवमेंट रहा है ना कहीं उससे जोड़ते हैं, ठीक है। और कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव था, ये पुराने शासकों को, पुराने रूलर्स को ये फिर से स्टैब्लिश करने का एक कोशिश था, एक जंग था, एक तरीका था 1857 की जो क्रांति है, ठीक है। तो जो इतिहासकार है ना उनका डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं ये कि फॉरवर्ड लुकिंग था, और ये जैसे, और ये जो है मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुराने राजाओं महाराजाओं को फिर से गद्दी पर बैठाने की एक आखिरी प्रयास था, ठीक है, जिसमें पूरे भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। भारत जैसे इस तरीके से है, इस तरीके से आपका मैप है, तो ये जो नॉर्थ का हिस्सा है, ज्यादातर जो आपका नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, वहां पे इसका केंद्र था। ज्यादातर साउथ और ज्यादातर पश्चिमी हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से इससे अछूता था, इस बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। जो जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था ना, वो इस एरिया में कहीं ना कहीं हुआ था। इस एरिया पे ही राजा महाराजाओं के, पुराने जो राजा महाराजा थे उनकी पकड़ काफी मजबूत थी, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो आप बेहतर तरीके से, आसानी से समझ ले जाओगे। क्या सवाल है पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत सिपाहियों में मौन रहने की परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू किया। द रेबेलियन स्टार्टेड ऑन 10th of May 1857 एज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द सिपॉय एम्प्लॉयड इन ईस्ट इंडिया कंपनी, और द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन द कैंटोनमेंट ऑफ कानपुर। कानपुर में नहीं हुआ था भाई साहब, ये हुआ था मेरठ में, बैरकपुर। जिसने मंगल पांडे मूवी देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, मेरठ का मामला था ये, कानपुर का मामला नहीं था। और ये जो पहला ऊपर की जो डेट लिखी थी 10 मई 1857, ये बिल्कुल सही बात है, सिपाहियों ने शुरुआत किया था। लेकिन क्या है, बाद में समाज के बाकी तबके ने, बाकी सेक्शंस ने आके पार्टिसिपेट कर लिया था, इसका हिस्सा बन गए थे, इसमें समाहित हो गए थे और इसको सपोर्ट करने लगे थे। अगले सवाल पे चलते हैं। वन ऑफ द मेजर टेकन बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो उस टाइम भारतीय, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे यहाँ पे, ठीक है। तो
जो लॉर्ड डलहौजी साहब ने कुछ काम किया था, मतलब कई बेहतर काम भी किए थे, जैसे कि इन्होंने टेलीग्राम की लाइंस बिछाई थी, रेलवे के ऊपर काफी इन्होंने काम किया था। लेकिन इनकी कुछ पॉलिसीज थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसको कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कारण था जो 1857 की क्रांति की तरफ इन्होंने उसको मतलब पूरे सिस्टम को अग्रसर कर दिया था। उसमें एक पॉलिसी जो इनकी थी वो क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कॉज द सिविलियन लीडर्स टू जॉइन द रिवॉल्ट स्टार्टेड बाय स्पॉय। व्हाट वाज दिस मेजर? तो ये पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने का वो कौन सा ऐसा काम था जिसकी वजह से बाकी जो राजा महाराजा थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, बड़े अच्छा संबंध बनाते थे राजा महाराजाओं के साथ में। उनको क्या करते थे, उनको पंगु कर देते थे, उनको नपुंसक कर देते थे। कैसे करते थे? उनकी अगर कोई राजा है, उसका शौर्य कहाँ है, उसकी वीरता कहाँ है? उसकी वीरता, उसका शौर्य उसके हथियार में है, उसकी सेना में है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज कहते थे भैया देखो आप राज करो, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू हैव आर्मी। आप आर्मी नहीं रख सकते हो, आप ऐसा करो आर्मी हम रखेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हमको फोन घुमाना, हम अपनी आर्मी लेके आ जाएंगे, और अगर कोई आदमी आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई विद्रोह कर रहा है, कोई आपके खिलाफ जा रहा है, तो हम उस जो है म्यूटिनी को, उस विद्रोह को, उस बदसलूकी को दबा देंगे। ठीक है। अच्छा, पहले क्या राजा महाराजा लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब जो दूरदर्शी है वो तो सोच सकते हैं, लेकिन जो भोग विलास में बहुत ज्यादा रहते थे ये लोग, तो इनका क्या है कि चलो ठीक है, इनको लगा चलो छोड़ो यार, आर्मी फालतू में मैनेज करनी पड़ती थी, इन्हीं लोग को मैनेज करने दो, क्या क्या पता है। अच्छा, राजा महाराजाओं को उस टाइम पे जो नवाब वगैरह थे, उनको इनका इंटेंशन नहीं समझ में आया अंग्रेजों का कि एक्चुअली रियल इंटेंशन है क्या इनका रियल इंटेंशन तो बेसिकली उनको पंगु करके उनसे शोषण करना था, जितने से ज्यादा पैसा ले सको और अपने देश भेज सको। ठीक है। वो जो फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था ना, इनको ये लगा कि पहले भी तो हम लोग जमींदारों को कहते थे ना कि आप जो है घुड़सवार तैयार रखो, और जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए सेना लेके खड़े हो जाना। लेकिन इनका ये सिस्टम नहीं था, ये विदेशी मूल के थे, ये पढ़े लिखे थे, ये ज्यादा जानकार थे, ये इन्होंने कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक आए थे, तो उन्होंने दुनिया देख रखी थी। और यहाँ के राजा महाराजा वही गांव में जिए, वही गांव में रह के, वही गांव में उनकी मृत्यु हो गई, दूरदर्शी बहुत ज्यादा थे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने जो एक पॉलिसी लेके आया, जैसे तो उसका नाम क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब खत्म हो जाना, लैप्स तो, और डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, तो खत्म हो जाने का सिद्धांत। क्या सिद्धांत था? सिद्धांत ये था कि अगर कोई राजा है और उसके कोई मेल वो नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है, मतलब उसका कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो आप अपने गोद लिए हुए बच्चे को अपनी संपत्ति नहीं दे सकते हो। आप गोद लिए हुए बच्चे को, आपको आपकी वो संपत्ति, आपका जो राजवंश है वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और आपका जो पूरा राज है वो ब्रिटिश सरकार को के डोमिनेंस में, उनके अंडरटेकिंग में, उनके जो है सिस्टम में चला जाएगा, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे मैनेज कर रही थी। तो इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे लोग थे जिनके जो राजवंश थे वो गोद लिए हुए थे। जैसे कि उसमें एक रानी लक्ष्मीबाई की भी जो अगर आप कहानी पढ़िएगा ना, तो वो लड़ाई इसीलिए लड़ रही थी कि अपने गोद लिए हुए लड़के को अपना राज दे सके, ना कि भारत को आजाद करके वहां पे संविधान एस्टैब्लिश कर सके। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को, गहरी बात कह गया हूं मैं। तो आंसर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्ट्रिक्टली। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय और नाना साहब। बहादुर शाह जफर द्वितीय वही वाला जो है, एक्चुअली क्या है, बहादुर शाह जो है मुगल के जो है राजवंश थे। लेकिन क्या लोगों के दिमाग में ये था ना कि असली राजा कौन है, असली राजा मुगल है, मुगल ही राज करते हैं, मुगल ही बड़ा नाम है। तो जब सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो ये लोग वापस से पलट के गए बहादुर शाह जफर के पास में और कहा कि भैया ऐसा है कि आप जो है आप वापस से आ जाओ और देश की कमान संभालो और राजा बनो। लेकिन उस टाइम पे उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो काफी उम्रदार हो गए थे, करीब करीब 58 साल की उनकी उम्र थी। तो बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने के बाद उन्होंने 1857 की क्रांति की लीडरशिप जो है अपने हाथ में ली थी। ऐसा नहीं है कि वो इच्छुक थे, वो चाहते थे कि वो जो है लीड करें और राजा बने, और मतलब कि इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो 1857 की क्रांति में जो दिल्ली से जो लीड कर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर, और नाना साहब जो थे इनका भी इस तरीके से ही मामला था, कुछ छल कपट करके इनके भी जो है राज को अंग्रेजों ने ले लिया था और इनको वहां से भगा दिया गया था। ही वॉज लिविंग इन एग्जाइल, वहां से भगा दिया गया था, जो मराठा का एरिया था वहां से इनको भगा दिया गया था। सॉरी। तो ये सिस्टम था कंसिडर सेंट्रल फिगर। क्यों सेंट्रल फिगर इनको समझा जाता था? क्योंकि बहुत बड़ा नाम था ये,
दोनों ही बहुत बड़े नाम थे देश के लेवल पे, देश के लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल क्या, देश के लेवल पे दोनों का नाम बहुत ही बड़ा था। बोथ वेयर आयर, आयर मतलब वंशज, टू अर्लियर रूलिंग डायनास्टीज ऑफ मुगल, मुगल एक बहुत बड़ा नाम था और मराठा भी एक बहुत बड़ा नाम था। तो बहादुर शाह जफर जो है मुगल के वंशज थे और नाना साहब जो है मराठा के वंशज थे। तो लोग क्या है जनरली कहते नहीं है कि भैया राज कौन करेगा, ठाकुर साहब करेंगे, क्योंकि ठाकुर साहब के बाप दादा परदादा और उसके लकड़दादा हथड़दादा पथड़दादा सब लोग राज करते आए हैं, तो अभी ठाकुर साहब ही राज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। इसी तरीके से जब सिपाहियों ने जो है क्रांति की तो ये लोग पलट के कहां गए, बहादुर शाह जफर के पास। क्यों? क्योंकि ये एक मुगल थे और लोगों के दिमाग में ये था कि मुगल ही राज कर सकते हैं। मुगल इज द मतलब नेचुरली किंग, नेचुरली प्राकृतिक रूप से वो किंग है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो करेक्ट है, देखते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। द सिपाही वेयर टोल्ड टू गो टू बर्मा बट रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, सिपाहियों को कहा गया कि बर्मा जाओ, लेकिन ऐसा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। सिपाही वेयर सिवियरली पनिश्ड इन 1856 एंड द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ रिगार्डिंग दिस, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। द पीजेंट एंड जमींदार रिजेंबल द हाई टैक्स एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। और इसमें से क्या सभी जो है सही है? मुझे तो नहीं लगता सभी सही है, इसमें से ये चीज गलत है। सेवेरली पनिश्ड इन 1856 एंड कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, ठीक है। प्रेजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ, देखो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीजेंट और जमींदार दोनों ये कहते थे कि अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, इतना टैक्स तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और जो है सिपाही जो है ये कहते थे कि बर्मा, इनको क्या है लड़ाई करने के लिए बर्मा जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में ये है कि अगर आप पानी क्रॉस करके दूसरे जगह जाते हो तो आप अधर्मी हो जाते हो, आपका धर्म पीछे छूट जाता है, आपके भगवान पीछे छूट जाते हैं। कुछ जगह पे कुछ इस तरीके की मान्यताएं थी, इसलिए कई सैनिकों ने इस तरीके से ट्रैवल करना मना कर दिया। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब अंग्रेज आर्मी तो ये कहती थी कि हम जो है समुद्र पार करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे, लेकिन अंग्रेज कहते थे भैया जाना पड़ेगा, क्योंकि विदेश में भी लड़ाई हो रही है, तो अब वहां जाके कौन लड़ाई करेगा, हम लोग, हमारे लिए तो तुम ही जो है काट का उल्लू हो, तुमको ही लेके जाएंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगला सवाल है, पावर ऑफ नवाब एंड राजा हैव सीन इरोडिंग इन मिड 18th सेंचुरी, ठीक है। तो राजा और नवाब का पावर जो है इरोड हो रहा था, कम हो रहा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में नवाबों और राजाओं की शक्ति क्षीण होना दिखने रही थी। बिल्कुल सही बात है, इनकी शक्तियां क्षीण हो रही थी। द फ्रीडम ऑफ द रूल रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंडेड, ठीक है। नियमों की स्वतंत्रता ने उनके सशस्त्र बलों की को भंग कर दिया था, ठीक है। उनको दोनों ही बातें सही हैं, बोथ आर ट्रू, बोथ एंड बी आर ट्रू, क्योंकि देखो दोनों ही कमजोर हो गए थे। कमजोर कैसे हो गए थे? क्योंकि इन्होंने कहा गया कि आप आर्मी मत रखो, आप सब कुछ करो, आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन करो, सब कुछ करो, लेकिन एक बेसिक सा रूल है, बेसिक सा रूल है कि जिसके पास एंड में पैसा है या जिसके पास बल है तो पैसा है, बल ही पैसा है एक तरीके से, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके पास जो बलवान है उसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा उसके पास बल है, ठीक है। तो बल का मतलब उस टाइम पे क्या था? आर्मी था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भैया आप आर्मी मत रखो, बाकी जो काम करते थे वैसे करते रहो। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने कोई नियम बनाया लेकिन नियम का उल्लंघन हो गया, लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप एक सिनेरियो में ये है कि आप खुद उस नियम को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप किसी को फोन करोगे, वो आदमी आएगा, डंडे लेके बजाएगा और तब नियम मानेंगे लोग। तो डर किसके प्रति पैदा हुआ? डर आपके प्रति नहीं पैदा हुआ, जो सम्मान है वो आपके प्रति नहीं पैदा हुआ। डर किसके प्रति पैदा हुआ? वो अंग्रेजों के प्रति पैदा हुआ। प्रॉब्लम ये थी इनके साथ में, इनको समझ नहीं आ रही थी ये चीजें। क्यों? क्योंकि ये अपने भोग विलास में पूरी तरीके से लगे रहते थे। इनको बहुत ज्यादा राजकाज और उसके भले की सोच का ना परवाह थी और ना बहुत ज्यादा इच्छा होती थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कौन सा इसमें से 7 मई 1857 को हुआ था। 85 सोल्जर वेयर dismissed from the service and sentenced to 10 years of jail, ठीक है। The revolt of 1857 was started on this day. मंगल पांडे को लटका दिया गया था और the soldier marched to the jail in the Meerut and released the imprisoned. नहीं, ऐसा नहीं है। जो रियल जो रिवॉल्ट चालू हुआ था वो हुआ था 10 मई को।
जो रिवॉल्ट चालू हुआ था वो 10 मई को हुआ था। एक्चुअली 7 मई को क्या हुआ था कि जो इन्होंने नई नई कैटरिज इंट्रोड्यूस की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनफील्ड कैटरिज उसका नाम था, कैटरिज मतलब कारतूस। उसमें क्या है, गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था, लेकिन ब्राह्मण समाज और हिंदू के कई धर्म और भी उसमें काऊ और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो हम धार्मिक लोग होते हैं, भारतीय धार्मिक होते हैं, तो हम लोग को इस तरीके के सुअर या गाय खाने से बहुत ज्यादा ऐतराज था। लेकिन अंग्रेज हैं यहाँ पे, तो इनके तो डोमिनोज में भी जाओ तो सुअर का पिज्जा मिल जाता है, ठीक है, आसानी से, तो उनकी बात तो अलग है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि ये हम लोग भी तो कूल होंगे इस तरीके से, भारतीय भी, लाइक वी विल नॉट गिव, लाइक कोई इशू नहीं होगा, तो हम लोग भी ऐसे ही कैटरिज को मुंह से फाड़ के उस जो कारतूस है और बंदूक में भर के उसको फायर करना रहता था। लेकिन क्या है कि अब हम लोग को जब पता चला कि भारतीयों को भैया ऐसा ऐसा मामला है, मुंह से फाड़ना है इसको, तो हम लोग ने कहा नहीं, इसको हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन्होंने गुस्सा होके कई सिपाहियों को, 85 सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और 10 साल की जेल दे दी। तो ये वाला आंसर सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है चूज करना है, ठीक है। द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ रेड फोर्ट आफ्टर हिज डेथ, बिल्कुल सही बात है। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नर जनरल डलहौजी थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसके माध्यम से अनाउंस किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से अनाउंस किया गया था कि जो डॉक्ट्रिन मतलब ये है, इनकी फैमिली वगैरह सबको भगा दिया जाएगा और इसके बाद कोई वो नहीं होगा, मतलब राजा वाजा कोई नहीं होगा, हिसाब किताब। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञ था? गुरिल्ला युद्ध, देखिए अगर कभी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक जो सैनिक है जिसका नाम आता है वो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और मराठा लोग जो है गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आप अगर ज्योग्राफी देखिएगा तो शिवालिक की रेंज है, यहाँ पे शिवालिक की रेंज है, सह्याद्री की रेंज है, और यहाँ पे पूरा वेस्टर्न घाट चलता आया है। तो यानी कि पथरीला इलाका है, पठार इलाका है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ इलाका है, खुला मैदान नहीं है। तो जहाँ खुला मैदान नहीं होता है वहां पे आदमी जो है जिस तरीके की लड़ाई लड़ता है, वो आते हैं पेड़ के आड़ में, आते हैं, छुपते हैं, अटैक करते हैं और फिर से पेड़ में गायब हो जाते हैं, ऊंचे नीचे पठारों में गायब हो जाते हैं। इस तरीके की लड़ाई जो सीधे सीधे नहीं की जाती है, छुप के आना, मारना और आके फिर वापस चले जाना, इस तरीके की युद्ध नीति को गुरिल्ला नीति कहते हैं। और मराठा लोग जो थे वो मराठा इस तरीके की लड़ाई में बहुत ज्यादा निपुण थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में लड़ाई, प्रॉब्लम यही हुई, जब आदिल शाह के खिलाफ में जो लड़ाई हो रही थी तो मराठा लोग जो थे वो सीधे चले गए हल्दी घाटी में, पानीपत की लड़ाई में ऊपर में चले गए और सीधे सीधे फेस टू फेस लड़ने लगे प्लेन एरिया में। लेकिन उनको वो निपुण किस में थे? वो निपुण थे अपने एरिया में मारने पीटने के लिए, अपने एरिया में लड़ाई करने के लिए। उन्होंने मुगलों को भी वहां जाके नहीं हराया था, जब मुगल यहां आए थे ना तो यहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी थी उनके एरिया में। अब मजबूत इंसान कहां होता है? अपने घर में मजबूत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगर वहां जाके इन्होंने ना लड़ाई की होती तो शायद अंग्रेज कभी भी अंग्रेज जो है भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते होते। ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक थी और इसका खामियाजा आज के कई मतलब सदियां और हम लोग भी एक तरीके से चुका ही रहे। क्योंकि देखिए अगर वो चीज शायद ना हुआ होता तो आज जितना विकसित वो देश है उससे कई गुना ज्यादा विकसित हिंदुस्तान होता। लेकिन ठीक है, जो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉर एंड फॉट इट विद द सपोर्ट ऑफ द ट्राइबल एंड पीजेंट? तो टांटिया टोपे जो थे वो जो है एक बहुत ही महान और महारथी जो है टाइप के बढ़िया वॉरियर थे और गुरिल्ला वॉर में बहुत अच्छे तरीके से निपुण थे। न्यू यूनिवर्सिटीज का एक्ट कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास ओपन अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट के अंडर में 3 यूनिवर्सिटियां कोलकाता, बंबई और मद्रास की खोली गई थी। सही बात है। नई यूनिवर्सिटी इसलिए खोली गई थी जो 1857 के बाद चालू नहीं, 1857 से कोई रिलेशन नहीं था यूनिवर्सिटी का। देखो यूनिवर्सिटी इसलिए खोली गई थी क्योंकि इनके पास बाबू नहीं मिल रहे थे, क्लर्क नहीं मिल रहे थे, पढ़े लिखे लोग नहीं मिल रहे थे, ट्रांसलेटर्स नहीं मिल रहे थे, तो इनको होती थी बड़ी प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा कि भैया ये स्कूल कॉलेज से थोड़ा बहुत खोल दो जहाँ पे संस्कृत और फारसी की पढ़ाई हो, ताकि जो कोर्ट का निज़ाम है, जो पंडित हैं, जो इनके रिलीजियस टेक्स्ट है उनको पढ़ा जा सके और यहाँ के लोगों को थोड़ा अंग्रेजी वगैरह सिखा के रखा जा सके ताकि उनको पता हो कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ट्रांसलेशन उनको आता होना चाहिए। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टैक्सेस
एज रिजिड मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वेयर रिजेंटेड बाई लोकल पीजेंट एंड जमींदार। करों और राजस्व संग्रह के कठोर तरीके से स्थानीय किसानों और जमींदार नाराज थे। बिल्कुल सही बात है। राजस्व के तरीके से, जो जिस तरीके से राजस्व इकट्ठा किया जाता था और कर का जो तरीका था, उससे लोग काफी नाराज होते थे। लेकिन कई जमींदारों और किसानों से राजस्व संग्रह प्रणाली का समर्थन किया, बट मैनी जमींदार एंड पीजेंट्स सपोर्टेड। नहीं भैया, पीजेंट्स ने कभी भी किसी भी जगह पे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कहीं ना कहीं उस मजबूरी में, उस जाल में, उस चक्के में फंसे हुए थे। लेकिन सपोर्ट कहीं किया, सपोर्ट किसी ने नहीं किया, तो बी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वो सीन है ना, मरता क्या ना करता। तो पीजेंट्स वे पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, लाइक वो उनको डाल दिया गया है सिस्टम में, अभी वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज स्टार्टेड बाई पासिंग लॉ बाई ब्रिटिश। नहीं भैया, सती ऐसा नहीं है। सती बहुत सालों से, सदियों से चलता आ रहा था, भारतीय समाज का एक, कल्चर का एक, उस टाइम पे एक हिस्सा था। तो और 1850 में एक नया लॉ पास किया गया फॉर कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर। ये बिल्कुल सही बात है, एक लॉ पास किया गया जिससे क्या है, धर्मांतरण आसान हो गया, क्योंकि ये लोग जो है क्रिश्चियन धर्म में मिशनरीज का बहुत रोल होता है, और ये लोग बाकी लोगों को अपने धर्म में बदलने के लिए बहुत ढेर सारे ऑफर भी देते हैं, एल्यूरमेंट भी देते हैं, और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म को फॉलो करें, इनके धर्म को फॉलो करें। अगला सवाल, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। मेरठ रेजिमेंट के सिपाहियों नए कारतूस का उपयोग करके सेना का अभ्यास करके बहुत खुश थे। नहीं भैया, खुश नहीं थे। अगर खुश होते तो विद्रोह क्यों करते, 1857 की लड़ाई क्यों हो रही होती। तो ऐसा नहीं है, विद्रोह कर रहे थे इसलिए खुश नहीं थे। इस कारतूस का उपयोग बहुत आसान था और वो इसका उपयोग करके खुश नहीं, खुश तो कहीं नहीं थे, खुशी का तो मामला ही नहीं है। ए भी गलत है, बी भी गलत है। 1857 की लड़ाई में विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की लड़ाई में दिल्ली का जो नेता था वो बख्त खान था, वो दरोगा था वहां का। और बख्त खान और जो है जो राजा थे बेसिकली, जो जिनके नाम पे युद्ध लड़ा जा रहा था, वो बहादुर शाह जफर थे। बट वो बूढ़े इंसान थे, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में, उनको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो उनका काम क्या है, मामला सेटल हो गया था। अब यार देखो, 60 साल का आदमी हो गया है, ठीक है, क्या लड़ाई करेगा वो, उसको चाहिए आराम से, सुकून से। वो शेर शायरी लिखता था, गजलें लिखता था ना, मस्त टाइट रहता था, उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का था। बरेली के 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। बरेली के 1857 के विद्रोह का नेता खान बहादुर खान रोहिल्ला था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उन स्थानों में से एक नहीं था जहां विद्रोह हुआ था। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे इस तरीके से आप भारत के हिस्से को देखिएगा, तो यहाँ ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा अछूता था, ये हिस्सा अछूता था, यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो बंबई का हिस्सा जो है कोई विद्रोह नहीं हुआ था, बिहार हुआ था, झांसी हुआ था, बरेली हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, हरियाणा, पंजाब का हिस्सा, यही अफेक्टेड था। बाकी जगह का हिस्सा अफेक्टेड इस 1857 की क्रांति से अफेक्टेड नहीं था। तो अगर ये सवाल पूछा जाए, क्या 1857 की जो क्रांति थी, क्या वो पैन इंडिया मूवमेंट था, क्या पूरे भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या पूरे भारत में उसने हिस्सा लिया था, भारतवासियों ने हिस्सा लिया था। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस ऑफ पीपल्स ने इसका सपोर्ट किया था। जबकि आपको जान के हैरानी होगी, जो सिंधिया परिवार है, जो सिंधिया, अभी माधव राज सिंधिया और ये लोग थे, तो इनका जो 1857 की क्रांति का जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा, तो सिंधिया ने और भी कई लोगों ने इनका सपोर्ट किया था और सेनाएं भेजी थी ताकि विद्रोह को सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, नष्ट किया जा सके। ठीक है, तो अगला, भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज ने निवास के लिए कहां भेजा। अच्छा ठीक है, देखो बात क्या है कि मुगल जो है इतना बड़ा नाम था ना, कि अगर अंग्रेज बहुत चालू थे, इनके दिमाग में क्या आया कि अगर देखो उठा के लटका के फांसी तो दे सकते थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर को, लेकिन फांसी देंगे तो क्या कि पब्लिक सेंटिमेंट अपोज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि राजा को गोली मार दी या राजा को फांसी दे दिया तो ये बात हजम नहीं होती है। जबकि जितने भी उस टाइम पे प्रिंस थे, इनके जो है वंशज थे ना, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर गोली मारी गई थी। मतलब बहादुर शाह जफर के जितने भाई भतीजे थे, जितने युवा थे जिन्होंने विद्रोह में सपोर्ट किया था, साथ दिया था,
ठीक है, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर अंग्रेजों ने कईयों को गोली मारी थी, लेकिन इनको गोली नहीं मारी थी। बहादुर शाह जफर को क्या किया था, इनको कहा भैया ऐसा है तुम उठाओ मुंह उठाओ और चले जाओ कहाँ, रंगून चले जाओ और वहीं जाके मर जाओ, वापस मत आना। तो 1962 में ये मर भी गए थे वहां पे, 1962 में ही डाइड देयर, सॉरी 1862 1857 की जो लड़ाई हुई, 1858 में इनका ट्रायल हुआ, वहां से उनको भेज दिया गया, 1862 में ये इनकी मृत्यु भी वहीं पे हो गई थी। लेकिन इनको नहीं मारा, बहादुर शाह जफर को नहीं मारा, लेकिन कई बहुत ढेर सारे जो युवा लोग थे जो भविष्य में आके उनके अंदर महत्वाकांक्षा हो सकती थी कि मेरे को रूल करना है क्योंकि मैं मुगल का वंशज हूं, तो उनको मार दिया गया था। इसीलिए आज के टाइम पे अगर कोई कहता है ना मैं मुगल का वंशज हूं, तो चूतिया बना रहा है, क्योंकि सबको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो रिस्क लेने की उसमें नहीं थे कि यार अगर कोई एक छोटे मोटे को छोड़ दो तो बाद में बड़ा होकर कहने लगेगा कि अरे हम तो मुगल के वंशज हैं और मेरे को तो धार्मिक और ऊपर वाले ने कहा है कि जाके रूल करो। ठीक है, इनका कुछ भरोसा नहीं है। 1857 के विद्रोह में परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सांसद द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सांसद ने क्या हुआ था, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटेन का रूल चल रहा था, तो उनके दिमाग में भी आया कि ऐसा है कि कुछ तो जो है नया चालू किया जाए, ठीक है, कुछ तो नया चेंजेस लाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि भैया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो स्टैब्लिश हुई थी सन 1600 में, इसको खत्म कर दो और ये पूरा का पूरा जो कॉलोनी है ना, ये कंपनी से उठा के इसको सरकार के अंदर में कर लिया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इसको ट्रांसफर हो गया था पूरा का पूरा एसेट। ठीक है, और इसके बाद से वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिए जाने लगे। और जो इनकी जो संसद थी, ब्रिटिश संसद, जो जैसे कि हमारे यहाँ कैबिनेट होती है, तो यहाँ पे भी कैबिनेट होती थी, और वहाँ के कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, कई मंत्री होते हैं, उसमें से एक मंत्री जो है जो जिसको कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, तो उसमें से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का एक मंत्री को बनाया गया जो भारत के नाम पे था, भारत के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि वहां की संसद को अगर कोई सवाल करना होता था तो उसका जवाब वो देता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। जैसे कि आप कई बात का वो पढ़िएगा ना, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या जो है इस तरीके के अगर रिफॉर्म पढ़िएगा ना, तो उसमें एक नाम यहाँ के वाइसरॉय का था और एक जो है वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का था, क्योंकि यहाँ का वाइसरॉय उसके प्रति उत्तरदायी था, यानी कि वो इससे बड़ा था। वाइसरॉय को तो हमको लगता था कि वो सबसे बड़ा, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं था भारत में, उससे बड़ा भी वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में बैठता था। ये चेंजेस हुआ था 1858 में, इन्होंने एक लॉ लाए थे जिसके तहत ये चीज चेंज हुई थी। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बेगम हजरत महल, जिनका आप नाम सुनिएगा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने लखनऊ के एरिया को लीड किया था। इसके बाद जब ये हारने लगी थी तो ये भग गई थी नेपाल के रास्ते, कहीं और निकल गई थी, ये इनको मतलब कोई सजा वगैरह नहीं हुआ था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो बहुत फेमस वो कर दिया है, आमिर खान ने फेमस कर दिया था इस कैरेक्टर को, मंगल पांडे नाम का उनका नाम था, जिनको इसके ऊपर सजा दे दी गई थी कि इन्होंने तो बिल्कुल ही विद्रोह कर दिया था, और जो कमांडिंग ऑफिसर था उनको गोली वोली भी मार दी थी। बहुत ही अच्छी मूवी है, देखिएगा कभी टाइम मिलेगा तो ना, आमिर खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ब्रिटिश पूर्व काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश से पहले जो है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था? ब्रिटिश से पहले बच्चों को पूरे साल पढ़ाया जाता था, सिर्फ बुआई का सीजन छोड़ के। ठीक है, फसल के समय को छोड़ के जब वे खेतों में काम ना करते हो, पूरे वर्ष भर बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, इसमें हम लोग जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई कांग्रेस के लीडरशिप में। जैसे कांग्रेस आज तो फिसड्डी हो गई है, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था आज के 100 साल पहले। इसीलिए कहते हैं ना कि हर आदमी का समय एक जैसा नहीं रहता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, एक टाइम पे मुगल थे, देखिए मुगल गायब हुए तो अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, उसके बाद कांग्रेस थी, कांग्रेस चली गई तो बीजेपी आई, बीजेपी जाएगी तो पता नहीं कौन आएगा, देखा जाएगा। ठीक है, आप और हम अगर जीवित रहे तो जरूर देखेंगे। एनीवे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम लोग लगातार मिलते रहें, बार बार मिलते रहें और आपका हमारा संबंध बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।